आज हम क्लास 6 की बुक सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का चैप्टर 3 व्हाट इज़ गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे। सरकार क्या है? हर देश को निर्णय लेने और कार्यों को पूरा करने के लिए सरकार की आवश्यकता होती है। ये सड़कों का निर्माण, स्कूल का निर्माण, सब्जियों की कीमत जैसे प्याज की कीमत, बिजली की आपूर्ति, इनसे संबंधित सारे कामों को करती हैं। सरकार कई सामाजिक मुद्दों पर भी कार्रवाई करती है। उदाहरण के लिए गरीबों की सहायता के लिए कार्यक्रम चलाती हैं सरकारें। और सरकार का एक कर्तव्य है देश की सीमाओं की रक्षा करना, अन्य देशों के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना और यह सुनिश्चित करना भी सरकार की जिम्मेदारी है कि सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन, अच्छी स्वास्थ्य की सुविधाएं मिलें। सुनामी और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं के समय प्रभावित लोगों के लिए सहायता और मदद का आयोजन करना भी सरकार की मुख्य भूमिका के अंतर्गत आता है। सरकार के अंतर्गत आने वाली संस्थाओं के कुछ उदाहरण हैं: सर्वोच्च न्यायालय, भारतीय रेलवे, भारतीय पेट्रोलियम। और कुछ नियम ऐसे होने चाहिए जो सभी पर लागू हों। उदाहरण के लिए साधनों पर नियंत्रण रखना और देश की सीमाओं की रक्षा करना आवश्यक है ताकि लोग सुरक्षित महसूस करें। सरकारें नेतृत्व करते हुए निर्णय लेकर उन्हें और अपने क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों के बीच लागू करके अपने लोगों की ओर से यह कार्य करती है। सरकार के विभिन्न स्तर होते हैं। स्थानीय सरकारें होती हैं, राज्य स्तर पर होती हैं और राष्ट्रीय स्तर पर होती हैं। स्थानीय सरकारें क्या होती हैं? जो गांव और कस्बों में काम करती हैं, यानी ग्राम प्रधान जो होते हैं हमारे, वो स्थानीय सरकार का ही एक उदाहरण है। आंध्र प्रदेश में राज्यों का पुनर्गठन के बाद 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना था। उससे पहले भारत के कुल 28 राज्य थे। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर से जो जानने लायक है। और 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू और कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया गया। यानी जम्मू और कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया और लद्दाख दूसरा। और ये 31 अक्टूबर 2019 को हुआ था। कानून और सरकार की बात करते हैं। सरकार कानून बनाती है और देश में रहने वाले हर व्यक्ति को इसका पालन करना पड़ता है और सरकार के कामकाज का यही एकमात्र तरीका है। अगर सरकार कानून नहीं बनाएगी और उनका पालन नहीं करवाएगी तो देश में अव्यवस्था फैल जाएगी और अराजकता आ जाएगी। जिस प्रकार सरकार को निर्णय लेने की शक्ति प्राप्त है, उसी प्रकार अपने ये निर्णयों को लागू करने की भी शक्ति सरकार को प्राप्त है। उदाहरण के लिए एक कानून है जिसके अनुसार वाहन चलाने वाले सभी व्यक्तियों के पास लाइसेंस होना अनिवार्य है। बिना लाइसेंस के वाहन चलाते पकड़े जाने पर व्यक्ति को कारावास या भारी जुर्माना हो सकता है। लोकतंत्र में जनता ही सरकार को शक्ति प्रदान करती है और वे चुनाव के माध्यम से ऐसा करते हैं, जिसमें वे विशिष्ट व्यक्तियों को वोट देकर चुनते हैं। शासन का एक अन्य रूप राजतंत्र है। राजतंत्र मतलब जैसे राजा रानियों का शासन होता है, राजा शासन करता है। हमारे आसपास के देशों में, नेपाल में ये इस तरीके का शासन व्यवस्था आज भी है। राजा या रानी को निर्णय लेने और सरकार चलाने का अधिकार होता है। राजा और रानी अपने कुछ खास लोगों से विचार विमर्श करते हैं और अंतिम निर्णय लेने की शक्ति राजा या रानी के पास ही होती है। वो राजतंत्र होता है। अब लोकतांत्रिक सरकारें क्या होती हैं? जिनमें जनता अपना वोट डालकर अपना प्रतिनिधित्व चुनती है। जनता की सरकार होती है और जनता के लिए ही कार्य करती है और इसमें अपना प्रतिनिधित्व चुनने का अधिकार सिर्फ मतदान के द्वारा ही होता है। यूरोप और अमेरिका में महिलाओं और गरीबों को सरकार में भागीदारी के लिए संघर्ष करना पड़ा था और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महिलाओं के मताधिकार के संघर्ष को बल मिला था और इस आंदोलन को महिला मताधिकार आंदोलन कहा गया था, क्योंकि मताधिकार शब्द का अर्थ आमतौर पर मतदान का अधिकार होता है। और युद्ध के दौरान कई पुरुष युद्ध में लड़े और इस कारण महिलाओं को ऐसे काम करने पड़े जो पहले पुरुष द्वारा किए जाते थे और कई महिलाओं ने विभिन्न कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सबसे पहले जो मतदान का अधिकार था वो यूरोप के देशों में और अमेरिका जैसे देशों में भी नहीं था। महिलाओं को यह अधिकार वो प्रथम विश्व युद्ध के बाद मिला। पहले वोट डालने का अधिकार सिर्फ पुरुषों के पास था। महिलाओं ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अपना मताधिकार आंदोलन चलाया। उसके बाद इन देशों में जो है महिलाओं को मतदान करने का अधिकार मिला था। अमेरिकन महिलाओं को 1920 में वोट डालने का अधिकार मिला था, जबकि ब्रिटेन में महिलाओं को पुरुषों के समान शर्त पर कुछ सालों बाद 1928 में मतदान का अधिकार मिला था। सभी वयस्कों को मतदान का अधिकार मिले इसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के नाम से जाना जाता है। यानी जितने भी वयस्क लोग हैं जो 18 साल से अधिक के हैं, महिला हो पुरुष हो,
उन सबको मतदान का अधिकार होता है, उसको सार्वभौमिक मताधिकार कहते हैं, जो 18 साल से ज़्यादा के हैं और वो सब वोट डाल सकते हैं। 1931 में यंग इंडिया पत्रिका में लिखते हुए गांधी जी ने कहा था कि मैं इस विचार को बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकता कि धनवान व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार हो, लेकिन चरित्रवान व्यक्ति को भले ही उसके पास धन या साक्षरता न हो, वोट देने का अधिकार न हो, या दिन रात पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करने वाले गरीब व्यक्ति होने के अपराध के कारण वोट देने के अधिकार से उसको वंचित कर दिया जाए। मतलब गरीबों को भी वोट डालने का अधिकार है। और यंग इंडिया उनकी पत्रिका थी गांधी जी की, उन्होंने उसमें ही इस चीज़ के बारे में मेंशन किया था कि सबको मतदान का अधिकार मिलना चाहिए। और भारत जब आज़ाद हुआ था तो भारत में महिला और पुरुषों सभी को मतदान का अधिकार मिला था। और हमने अभी एक बात करी थी, सरकार के विभिन्न स्तरों पर काम करना, यानी स्थानीय स्तर पर, यानी ग्रामीण सरकारें जो काम करती हैं, यानी ग्राम प्रधान या ग्राम पंचायत जो होती हैं वो स्थानीय सरकार के अंतर्गत आते हैं। और राज्य स्तर पर जो आती हैं वो हमारे जो स्टेट्स हैं उनमें जो मुख्यमंत्री होते हैं वो राज्य स्तर की जो सरकार है उसका उदाहरण है। और राष्ट्रीय स्तर की यानी प्रधानमंत्री जो है वो राष्ट्रीय स्तर की सरकार, यानी पूरे देश में किसकी सरकार है।